हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? हम आज लाए हैं आगे का पार्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट का। हमने लास्ट क्लास में 5 पार्ट कंप्लीट करे थे। ठीक है। आज हम आगे के और 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद एक और पार्ट बनेगा जिसमें हम 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्लियर? 3 क्लासेस में हम रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा ख़त्म कर लेंगे, पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। क्लियर? ये सारे एक्ट्स को इसीलिए इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकल लॉ से कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, एकदम अंदर अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, खोद खोद के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो हमको एकदम हर हर एक सेक्शंस को पढ़ना पड़ रहा है उस वजह से। ठीक है। तो बिल्कुल आप बने रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग ये रिकॉर्डिंग्स भी अगर आप देखते रहे तो आप बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि मैं समझ रही हूँ कि इसे शुरू में अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा तो उसे बहुत दिक्कत जा रही होगी कि इसको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। इसीलिए मैं आप लोग को जितना हो सके इजी नोट्स के साथ, इजी पॉइंटर्स के साथ, देखिए मेरे नोट्स पूरे पॉइंटर्स में अवेलेबल हैं, है ना। तो आप बेयर एक्ट को आपको ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज बेयर एक्ट की ही है इसमें भी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स में मैंने बना रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ये नोट्स को एकदम ध्यान से देखिए। ऐप से आप लोग बिल्कुल डाउनलोड करके उसी से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो चलिए आज अपन चालू करेंगे पार्ट 6। अच्छा, मेरे से एक गलती हो गई थी। मैंने लास्ट टाइम जब आप लोग को बुक्स के बारे में बताया था तो मैंने बताया था रजिस्ट्रार के बुक और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कितनी बुक्स होती हैं। ठीक है। मैंने गलती से बता दिया था 5 और 6। एक्चुअली होती हैं रजिस्ट्रार के पास 5, ठीक है, और सब रजिस्ट्रार के पास 4। ठीक है, 6 नहीं होती, टोटल होती है 5 बुक्स और सब रजिस्ट्रार के पास होती है 4 बुक्स। ओके, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। देन इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सेक्शन सॉरी पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक का। तो सबसे पहला है, हमने पढ़ लिया था, टाइम पढ़ लिया था, प्लेस पढ़ लिया था, क्या रजिस्टर करना है ये भी पढ़ लिया था, इसके ऑफिसर्स कौन है ये भी पढ़ लिए थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अब कैसे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रेजेंट करेंगे, कौन करेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कौन। पहले हमने क्या पढ़ा था, कब, ठीक है, फिर कहाँ, अब पढ़ रहे हैं कौन, है ना। तो सबसे पहला आता है कि जो भी पर्सन्स है, मतलब या तो पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है, क्लेम कर रहा है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, या फिर डिग्री डिक्री है तो जो डिक्री में क्लेम कर रहा है वो। देन रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी है उसका, है ना। एंड लास्ट है एन एजेंट ऑफ अ पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी से ऑथराइज्ड है, उसके फेवर में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया गया है और ऑथेंटिकेट किया गया है तो वो। ठीक है, ये 3 टाइप के लोग जो हैं प्रेजेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। देन 32A, 32A हमारा कौन सा अमेंडमेंट से आया था? इसमें एक ही अमेंडमेंट हमने पढ़ा है जो कि है 2001 का, जिसमें डिजिटलाइजेशन हुई थी। तो इसमें यही बोला है, कंपलसरी अफिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट्स। ठीक है। तो हर जो इंडिविजुअल होगा जो भी 32 के अंदर अपना डॉक्यूमेंट दे रहा है, पेश कर रहा है, उसको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और फिंगरप्रिंट्स लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स पे। ओके। देन उसके बाद अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है तो बायर और सेलर दोनों के आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाने हैं। क्लियर? देन आता है ये आंध्र प्रदेश का, अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। देन आता है हमारा 33। 33 इज पावर ऑफ अटर्नी जो होगी वो रजिस्टरिंग के लिए रिकॉग्नाइज करी जाएगी। तो कैसी कैसी पावर ऑफ अटर्नी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा? सबसे पहला है कि अगर जो प्रिंसिपल है, आप लोग समझते हैं प्रिंसिपल एक होता है जो पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो बनाता है, और एक होता है एजेंट। ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है अगर इंडिया में है, इंडिया के ऐसे पार्ट पे है जहाँ पे ये एक्ट जो है लागू होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है लागू होता है, तो वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ के रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो है वो ऑथेंटिकेट करेंगे पावर ऑफ अटर्नी को, तो वो पावर ऑफ अटर्नी जो है वैलिड होगा। क्लियर? उसके बाद अगर जो है प्रिंसिपल जो है कहाँ है, इंडिया के किसी पार्ट में है जहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होता, जैसे पहले, जब अब तो पूरे इंडिया में लागू होता है, बट जैसे पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रहा था। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर जैसे लागू नहीं हो रहा था, तो पावर ऑफ अटर्नी कैसे एग्जीक्यूट होगी? मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा एग्जीक्यूट होनी है।
क्लियर। देन उसके बाद प्रिंसिपल जो है आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, तो जो पावर ऑफ अटर्नी कैसे एग्जीक्यूट होगी, नोटरी पब्लिक, कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट या इंडियन काउंसिल या फिर वाइस काउंसिल या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके सामने अगर ऑथेंटिकेट हुई है पावर ऑफ अटर्नी तभी वैलिड होगी। तो ये 3 केस आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि कब कब केस पे पावर ऑफ अटर्नी वैलिड होगी। ठीक है। फिर उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर कराने के लिए, ऑथेंटिकेट कराने के लिए आपको हमेशा पर्सनली वहाँ पे अपीयर होना पड़ता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को छूट मिली गई है, किसको किसको मिली गई है, जो फिजिकली बॉडीली इन्फॉर्मिटी है। ठीक है, बॉडीली इन्फॉर्मिटी है। देन सेकेंड है कि सिविल या क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर वो नहीं आ सक रहे हैं। ठीक है, सिविल या क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर वो लोग सपोज जेल पे है ना। एंड थर्ड है कि जिनको लीगली एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, ये सारे लोगों को पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है। ओके। देन उसके बाद रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और जो मजिस्ट्रेट होगा जिसको ऑथेंटिकेट करना है पावर ऑफ अटर्नी, वो लोग पहले क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये स्वेच्छा से काम हो रहा है कि नहीं, वॉलेंटरी नेचर है कि नहीं, कोई दबाव में आके तो पावर ऑफ अटर्नी नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये वॉलेंटरी नेचर को पहले वेरीफाई करेंगे। कौन करेंगे, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या फिर जो भी मजिस्ट्रेट जिनके सामने ऑथेंटिकेट होना है ना। और ये कैसे हो सकता है, ये प्रिंसिपल के घर पे जाके, जेल पे जाके, जहाँ पे भी वो है, या फिर एक कमीशन इशू करके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करने के पहले वेरीफाई करेंगे, है ना। फिर उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी जो है मे बी प्रूव्ड बाय इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया है तो आप उसको सिंपल आप दे दीजिए और वही हमारा एक एविडेंस होगा। क्लियर। ठीक है, उसी से समझ आएगा कि ये प्रॉपर तरीके से बना है कि नहीं बना है। देन आता है हमारा सेक्शन 34। सेक्शन 34 बोला है इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के पहले भी आपको इंक्वायरी करनी है। कौन करेगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा, है ना। तो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक के जो एग्जीक्यूटिंग पर्सन्स है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या साइंस है, एजेंट्स हैं, ठीक है, वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने नहीं प्रकट हो जाते। ठीक है, वो लोग जब तक के आके सामने से नहीं बोलते कि हाँ हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमको ऑथराइज है एग्जीक्यूशन, तो तब तक के वो रजिस्टर नहीं होगा। अगर अपीयरेंस में डिले करते हैं, जो कि 4 महीने से एक्सीड नहीं होना चाहिए, अपीयरेंस में भी डिले करते हैं तो पेमेंट ऑफ फाइन, क्या था पेमेंट ऑफ फाइन, सेम है ना, सेम पेमेंट ऑफ फाइन, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, है ना। अब इसमें ड्यूटीज क्या होगी रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की, सबसे पहले वेरीफाई करना कि जो डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आइडेंटिटी जो सामने आ रहे हैं उसकी, वो आइडेंटिटी आधार कार्ड से मैच करेगा या जैसे भी, है ना। फिर उसके बाद इंश्योर करेगा कि उनका अगर रिप्रेजेंटेटिव है या एजेंट है तो उनका राइट है कि नहीं अपीयर होने का। फिर उसके बाद जो भी एप्लीकेशन है डिले का, ठीक है, किसके पास जाएगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा। सब रजिस्ट्रार रिसीव करेगा और वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद ये सारे जो है ये डिक्री और ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि डिक्री और ऑर्डर कहाँ से आती है, कोर्ट से आती है, तो कोर्ट में ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब आगे देखेंगे सेक्शन 35। हमने वेरीफाई कर लिया, हमने सबको देख लिया, समझ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आएगा प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। एग्जीक्यूशन का अगर एडमिशन हो जाता है, मतलब एडमिट कर लेते तो क्या होगा, और डिनाई करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो अगर डॉक्यूमेंट जो है उसको रजिस्टर किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, कब करा जाएगा, अगर एग्जीक्यूटिंग पर्सन जो है पर्सनली अपीयर हो जाते हैं और एडमिट कर लेते हैं कि हमने एग्जीक्यूट किया है। रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं, वो एडमिट कर लेते हैं कि हमको लीगल अथॉरिटी है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिंग पर्सन जो है वो डिसीज है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोग एडमिट कर लेते हैं, अपीयर हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है, एडमिट कर लिया जाएगा डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर। फिर उसके बाद रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है, जो पर्सन प्रेजेंट है ऑफिस में, ठीक है, उनको कंफर्म करेगा उनकी आइडेंटिटी।
देन उसके बाद डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब डिनाई कैसे करेगा, तो कोई भी एग्जीक्यूटिंग पर्सन जो है, मतलब जो एग्जीक्यूट किया वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ऐसे केस में डिनाई कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूटिंग पर्सन है वो क्या है, माइनर है, इडियट है, लुनाटिक है, तो उसमें भी डिनाई कर दिया जाएगा कि नहीं इस डॉक्यूमेंट का रजिस्टर हो ही नहीं सकता। देन अगर जो है एग्जीक्यूटिंग पर्सन वो डिसीज्ड है, उस मृत्यु हो गई है, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, मैं जान रहा हूँ उन्होंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया था, है ना। तो ऐसे केसेस में रिफ्यूज कर देगा रजिस्ट्रेशन से। क्लियर। ऐसे केसेस में रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर। क्लियर। और उसके बाद रजिस्टरिंग ऑफिसर अगर रजिस्ट्रार है तो जो पार्ट 12 में आगे हम पढ़ेंगे वो फॉलो करेगा। और अगर सब रजिस्ट्रार है, ठीक है, तो सब रजिस्ट्रार जो है पार्ट 12 अगर मतलब इस काम के लिए उसको रजिस्ट्रार की दी गई है पावर्स, तो वो पार्ट 12 फॉलो करेगा। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 6 खत्म होगा, जो कि कहाँ से था हमारा, पार्ट 6 था हमारा 32 से, 32 से लेके था 35 तक। 3 ही सेक्शंस थे इसमें, 32 से 35। 32 में क्या बोला था, कौन करेगा, तो 3 व्यक्ति बताई थी, खुद पर्सन या उसके रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी या पावर ऑफ अटर्नी जिसको मिली है। 32A में क्या बोला था मैंने कि एक पासपोर्ट साइज फोटो और फिंगरप्रिंट आप लगाएंगे। देन उसके बाद हमारा क्या आया था, 33 आया, 33 आया था, पावर ऑफ अटर्नी कौन कौन सी रिकॉग्नाइजेबल होगी। ठीक है, तो इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के ऐसे पार्ट में रह रहे हैं जहाँ पे ये एक्ट काम नहीं करता है, या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो ये 3 कंडीशंस थे। ओके। देन उसके बाद आता है इंक्वायरी, रजिस्टरिंग ऑफिसर जो इंक्वायरी करेगा। एंड लास्ट आता है एडमिट और डिनाइल में क्या क्या होगा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 में बोल रहा है कि एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट्स एंड विटनेसेस। ठीक है, अब जहाँ पे अपीयरेंस जरूरी है, एग्जीक्यूटेंट जो है अपीयर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, रजिस्टरिंग ऑफिसर्स जो है ना, रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है समन कर सकता है, पर्सन को समन कर सकता है क्लियर आने के लिए। ठीक है, या फिर ऑफिसर और कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप इशू करें समन, है ना। और या फिर समन, समन जो है पर्सन को अपीयर होने का, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पर्सन खुद अपीयर हो या फिर अपने एजेंट के थ्रू अपीयर हो, ये बोला जाएगा। देन 37 में बोला है कि पियून की फीस, चपरासी की फीस देने के बाद जो कंसर्न ऑफिसर होंगे या कोर्ट होंगे वो एक समन इशू करेंगे। ठीक है, और इंश्योर करेंगे कि उसकी प्रॉपर सर्विस हुई है कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद 38 बोला है, 38 बोला है एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस, किसको किसको छूट मिली गई है, तो वही तीनों केस है, बॉडीली इन्फर्मिटी, ठीक है, जेल में है तो, और लीगली अगर उसको छूट मिली हुई तो इनको आप नहीं बोल सकते आने के लिए, पर्सनली अपीयर होने के लिए, है ना। वो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार उनके घर चला जाएगा या फिर जेल चला जाएगा, मतलब जेल में जाके वो एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, या फिर कमीशन भेज सकता है। ठीक है। एंड उसके बाद 39 बोलता है कि जो समन्स, कमीशन और विटनेसेस में हमारा क्या लागू होगा, सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग लागू होगी। म्यूटाटस म्यूटेंडिस, म्यूटाटस म्यूटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज विथ नेसेसरी ऑल्टरेशंस। ठीक है, एज इट इज लिख लेना आप लोग, विथ नेसेसरी ऑल्टरेशंस, थोड़ी बहुत चेंज के साथ, तो एज इट इज सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अप्लाई होंगी। ठीक है, सारे समन्स कमीशंस में। और लॉ जो है, विटनेस को जो रिम्यूनरेशन मिलती है, आप लोग सीपीसी अगर पढ़े होंगे तो 500 रुपये 200 रुपये कुछ मिलता है उनको आने का, अटेंड करने का, तो वो भी मिलेगा इसमें। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 8, तो इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं 36 से 39। 36 एंड 39। 36 में क्या बोला कि जहाँ पे अपीयरेंस कैसे कैसे कंपेल करा सकते हैं, समन भेज के भी कंपेल करा सकते हैं। 37 में क्या बोला कि
आप चपरासी की फीस देके पियोन की फीस दोगे तो कोर्ट जो है या फिर जो भी ऑफिसर होगा वो समन भेजेगा, और समन भेजने के बाद इंश्योर करेगा कि उसको समन सही तरीके से सर्विस हुआ है कि नहीं। देन आता है हमारा 38 कि किसको किसको छूट मिलेगी। ओके। एंड उसके बाद 39 आता है कि इसमें सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग लागू होगी समन, कमीशन और विटनेस में। क्लियर। इसके बाद हमारा आता है पार्ट 8। पार्ट 8 आता है विल को प्रेजेंट करने के बारे में, है ना, और उसकी अथॉरिटीज़ को अडॉप्ट अडॉप्ट करने की अथॉरिटीज़ के बारे में, ये दो चीज़ के बारे में ये बात करता है ना। तो कौन जो है प्रेजेंट कर सकता है विल को, तो ये बोला है कि टेस्टेटर अगर वो लाइफ टाइम पे चाहे तो डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने, और उसकी डिमाइस के बाद जो भी उस पर क्लेम ले रहा है उसका जो भी क्लेमेंट होगा या एग्जीक्यूटर होगा, ठीक है, या फिर किसी भी कैपेसिटी में वो प्रेजेंट कर सकता है। क्लियर। उसके बाद अडॉप्ट करने के लिए डोनर जो होगा, ठीक है, जिसको डोनर ऑफ एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट उसके पास है, और दूसरा है कि डोनर की डेथ के बाद जो भी डोनी होगा, ठीक है, या फिर जो भी अडॉप्टिव सन होगा वो प्रेजेंट कर सकता है। क्लियर। देन आता है हमारा सेक्शन 41। 41 बोला है विल के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो विल जो होगी या फिर जो भी अथॉरिटी होगी अडॉप्ट करने की, तो जब भी वो प्रेजेंट करी जाएगी उसको सेम प्रोसीजर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे बाकी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं वैसे ही विल को और अडॉप्ट करने की अथॉरिटी को भी रजिस्टर किया जाएगा। क्लियर। क्लियर है। देन उसके बाद क्या कंडीशंस देखे जाएंगे, ठीक है। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है सेटिस्फाई होगा कि विल जो है प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, डेथ हुआ है कि नहीं, अगर डेथ के बाद एग्जीक्यूट मतलब आ रहा है रजिस्टर के लिए तो डेथ हुआ है कि नहीं, ठीक है। और ये भी वेरीफाई करेगा कि जो प्रेजेंट कर रहा है वो इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, सेक्शन 40 में एलिजिबल है कि नहीं, क्लेमेंट है कि नहीं, या डोनी है कि नहीं। क्लियर। ये तीनों चीज़ें वो पहले वेरीफाई करेगा एंड उसके बाद ही वो रजिस्टर करेगा, है ना। तो इसमें हमारा सिर्फ दो ही सेक्शन है इस चैप्टर में, 40, 41। 40 में बोला है कौन कौन प्रेजेंट करेगा, एंड 41 में बोला है कि रजिस्टर कैसे करेंगे। तो इसमें तीन कंडीशन देखी जाएगी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं, प्रॉपर डेथ हुई है कि नहीं वेरीफाई करेगा, और थर्ड बोला है कि एंटाइटलमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। देन आता है हमारा पार्ट 9, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट 9 इज इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। डिपॉजिट ऑफ विल्स। विल को कैसे डिपॉजिट किया जाएगा, तो जो भी हमारा टेस्टेटर है वो डिपॉजिट करेगा विल को, कहाँ पे, रजिस्ट्रार। ये सब रजिस्ट्रार के पास नहीं होती, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रजिस्ट्रार के पास ही होगी, या तो पर्सनली जाके डिपॉजिट करेंगे या तो एजेंट के थ्रू, ठीक है। और वो कैसे होगी, वो हमेशा क्लोज एनवेलप में होगी, विल जो होगी सील्ड कवर में एनवेलप में लिखी जाएगी, मतलब डिपॉजिट की जाएगी, और एनवेलप में क्या क्या लिखा रहेगा, नेम ऑफ टेस्टेटर, नेम ऑफ एजेंट, और स्टेटमेंट, मतलब ये विल है, मतलब दिस इज विल, या फिर विल करके ऐसा लिखा रहेगा एनवेलप में, ठीक है, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा। अब जब हम विल को डिपॉजिट करेंगे तो रजिस्ट्रार का काम क्या होगा, रजिस्ट्रार देखेगा, है ना, वो अच्छा ये सील्ड कवर नहीं खोली जाती है, ठीक है, वो सिर्फ देखेगा और वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी को, ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्टेटर और एजेंट दोनों का नाम लिखा हुआ है तो उनका वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन के बाद उसको वो क्या करेगा, बुक नंबर 5 में, याद रखिएगा रजिस्ट्रार बुक जो है 5, मैंने बताया जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में लिखी जाती है वो इसीलिए रखी जाती है 5th नंबर की बुक, क्योंकि वो विल के बारे में होती है। 5th नंबर की बुक हमेशा क्या होती है, विल के बारे में होती है, ठीक है। तो उसको 5 नंबर की बुक में लिख लिया जाएगा, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, ईयर मंथ डे, ठीक है, और टाइम, ठीक है, उसका रिसीट दिया जाएगा, देन विटनेसेस का नाम लिखा जाएगा, टेस्टिफाई करने के लिए जो भी आइडेंटिटी टेस्टेटर उन लोग का नाम लिखा जाएगा, और जो भी लीगल इंस्क्रिप्शन उस कवर में लिखा है ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उसको किस में रख दिया जाएगा, फायर प्रूफ बॉक्स में। मैंने आप लोग से लास्ट क्लास में पूछा था कि फायर प्रूफ बॉक्स का क्या यूज़ है, तो फायर प्रूफ बॉक्स में विल को रखा जाता है। क्लियर। क्योंकि विल क्या होती है चीज़ें, आदमी विल लिख के मर जाता है कई बार, तो वो कहीं इधर उधर ना जाए इसीलिए उसको बहुत
अच्छे से जतन से उसे रखा जाता है, ठीक है। उसमें उसकी पूरी संपत्ति होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है रजिस्ट्री ऑफिस की, ठीक है, रजिस्ट्रार की, इसीलिए उसको फायर प्रूफ बॉक्सेस में रखा जाता है ना। ये देखिए लिखा है, क्लियर। देन उसके बाद आएगा सेक्शन 44। हमने ये भी पढ़ा है कि विल को कभी भी चेंज कर सकते हैं, जब चाहे उसे आप बदल सकते हैं। तो सेक्शन 44 बोला है कि सील्ड कवर को टेस्टेटर अपने लाइफ टाइम में जब चाहे वापस विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। इफ टेस्टेटर विशेस टू विड्रॉ द सील्ड कवर कंटेनिंग हिज विल, ही मे अप्लाई फॉर इट्स रिटर्न, है ना। इस एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, पर्सनली बाय टेस्टेटर या फिर थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट। रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई हो जाएगा उसकी आइडेंटिटी से, तो वो उसको वैसा का वैसा वापस कर देगा, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 45। विल कब जागता है, जब टेस्टेटर मर जाता है, ठीक है। तो अब डेथ हो गई, डिपॉजिटर की डेथ हो गई, अब क्या होगा, अब जो है विल खोला जाएगा, ठीक है। तो टेस्टेटर के डिमाइस के बाद जो भी विल को रखता है, वो रजिस्ट्रार जो है विल को ओपन करेगा, ठीक है। कब ओपन करेगा, लेकिन जो उसके क्लेमेंट है या एग्जीक्यूटर है या जो भी होंगे उसके एप्लीकेशन पे ये ओपन करेगा, ठीक है। जो चाहता है इसको ओपन कराना वो ओपन करेगा, ओके। और इसमें एक्सपेंसेस होंगे कुछ, वो लिए जाएंगे उनसे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, टेस्टेटर का डेथ प्रॉपर हुआ है कि नहीं वो वेरीफाई करेगा और उसको ओपन करेगा इन प्रेजेंट ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को बुला के उसके सामने ये ओपन करेगा, और उसमें मैंने बताया कि कुछ खर्चे होंगे, ठीक है। फिर विल के कंटेंट को बुक नंबर 3 में, इंपॉर्टेंट है, विल के कंटेंट को बुक नंबर 3 में नोट किया जाएगा। विल सील्ड कवर में आएगी तो बुक नंबर 5 में नोट किया जाएगा, और जब उसको ओपन करेंगे डेथ के बाद तो बुक नंबर 3 में नोट किया जाएगा, ठीक है। फिर जब ये कॉपी कर ली जाएगी तो रजिस्ट्रार जो है उसको वापस से सेफ कस्टडी में रख देगा, ठीक है। पूरा उसको नोट किया जाएगा, उसके बाद उसको वापस सेफ कस्टडी में रख देगा, क्लियर। इसके बाद इसमें ये सेक्शन 46 बोला है कि ये जो है कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है, जैसे कि हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट है, ठीक है। इंडियन सक्सेशन एक्ट है, 81 ऑफ प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है, ठीक है। या फिर कोर्ट की पावर को ये जो है अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और कोर्ट जो है ऑर्डर करता है प्रोडक्शन ऑफ विल, तो रजिस्ट्रार जो है कवर ओपन करेगा, उसको नंबर 3 में लिखेगा और उसमें एक नोट लिख दिया जाएगा, ठीक है, कि ये जो कॉपी है ओरिजिनल को रिमूव कर दी गई है कोर्ट से, ठीक है। कोर्ट के ऑर्डर से ओरिजिनल को हटा दी गई है, ठीक है, कोर्ट के पास भेज दी गई है। जब कोर्ट अगर ओरिजिनल विल मंगाएगा तो उसमें वो नोट भी लिखेगा, बुक नंबर 3 में वो नोट भी लिखेगा कि ये जो विल थी हमारे पास रखी हुई थी, इसे कोर्ट को भेज दी गई है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, क्लियर। यहाँ तक का ये था हमारा 42 से लेके 46। 42 में था डिपॉजिट ऑफ विल्स, 43 में था प्रोसीजर जब सील्ड कवर में आएगा, 44 में था जीते जी उसको चेंज करना है तो विड्रॉ, 45 में था प्रोसीडिंग ऑन डिपोजिशन मतलब डेथ होने के बाद, एंड 46 में था कि कुछ कुछ चीज़ों को वो अफेक्ट नहीं करेगा, किसको किसको, इंडियन सक्सेशन एक्ट को, ठीक है, प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट को और कोर्ट को, ठीक है, अफेक्ट नहीं करेगा, क्लियर। देन हमारा आज की क्लास का लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, पार्ट 10, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के बाद इफेक्ट क्या होगा, तो इसमें बोला है सेक्शन 47 ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन, अच्छा अब मैं आप लोग को अगर मैं पूछती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो है आज अगर मैं मार्च में रजिस्टर करा रही हूँ, ठीक है, तो इसका इफेक्टिव डेट कब से आप गिनोगे, कब से आप गिनोगे। तो इसमें इफेक्टिव डेट जो है रजिस्ट्रेशन से नहीं गिना जाएगा, मार्च से नहीं गिना जाएगा। ये अगर जनवरी में एग्जीक्यूट हुआ है और आप मार्च में रजिस्टर करा रहे हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा इस डॉक्यूमेंट का वो एग्जीक्यूशन डेट से होगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन डेट से होगा, ठीक। देन आता है हमारा 48, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी वर्सेस ओरल अग्रीमेंट्स, ठीक है। तो सारे जो नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होने कंपलसरी हैं, ठीक है, और वो हमेशा
रजिस्टर्ड होने कंपलसरी है, ठीक है। शैल टेक इफेक्ट ओवर, मतलब अगर ओरल अग्रीमेंट है और एक तरफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का जो पल्ला होगा वो भारी होगा, ठीक है। ओरल अग्रीमेंट से ज़्यादा भार किसका होगा? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होगा। लेकिन ओरल अग्रीमेंट कब प्रिवेल कर जाएगा? तो ओरल अग्रीमेंट के साथ साथ अगर आप पोजेशन भी ट्रांसफर कर दिए हो, ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी हो गई है, तो वो जो है ओरल अग्रीमेंट का पल्ला भारी हो जाए। समझ गए? अगर ओरल अग्रीमेंट और रजिस्टरिंग दो आपके पास है सामने में, तो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का पल्ला भारी होगा। लेकिन ओरल अग्रीमेंट के साथ आपने अगर पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया है, तो ओरल अग्रीमेंट का पल्ला भारी होगा। क्लियर है? यही बोला हमारा सेक्शन 48, ठीक है। देन हमारा आता है सेक्शन 49। अगर जो डॉक्यूमेंट है जिसको सेक्शन 17 के अंदर रजिस्टर्ड होने थे लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं किए गए, तो ना तो वो आप लोग का क्या बोलते हैं, नॉट अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, ना ही वो कोई राइट्स कन्फर करेंगे अडॉप्ट करने का, ठीक है, ना ही उसको एज एन एविडेंस एडमिसिबल किया जाएगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 बोला है कि प्रायोरिटी ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ओवर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। अगर लैंड से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का पल्ला भारी हो। क्लियर? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का पल्ला भारी होगा, लेकिन इसमें दिस प्रियोरिटी, मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रियोरिटी दी जाएगी, लेकिन इसमें कुछ कुछ कंडीशन है कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो सेक्शन 17 का 1, जिसमें लीज जो है एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मेंशन अंडर 17(2), मतलब मैंने ऑप्शनल जिसमें दिए हुए हैं वो, और एनी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दैट लैक प्रियोरिटी अंडर द लॉ, मतलब कोई लॉ में उसकी प्रियोरिटी को कम रखा गया है ना, तो ऐसे केसेस में उनको प्रियोरिटी नहीं दी जाएगी। अदरवाइज जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ही हमेशा प्रियोरिटी मिलेगी। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारा अगर कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ऐसी जगह पे एग्जीक्यूट किया गया है जहाँ पे 1864 का रजिस्ट्रेशन एक्ट इन्फोर्स हो रहा था, तो अनरजिस्टर्ड को ऐसा माना जाएगा कि वो उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था, ठीक है। अगर 1 जुलाई 1871 के बाद वो एग्जीक्यूट हुआ है, तो अनरजिस्टर्ड का मतलब माना जाएगा कि ये जो 3 एक्ट है हमारे, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877, 1871, और जो हमारा प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, तो उसमें ये लागू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक का हमारा ये बात था 47 से लेके 50 तक का हमारा इसमें है। 47 में क्या है, कब टाइम, तो हमारा जिस दिन से एग्जीक्यूशन है वहां से। 48 में बोला है ओरल अग्रीमेंट और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। फिर 49 में बोला है नॉन रजिस्टर्ड, जिस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसको आप रजिस्टर नहीं करते हो तो क्या होगा। और लास्ट हमारा 50 बोला है कि प्रियोरिटी जो है हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ही दी जाएगी। लैंड से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसी को ही दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट, हमारा कल नेक्स्ट जो होगा पार्ट होगा, जिसमें हम बाकी के जो 5 चैप्टर्स बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और इसके ही साथ हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, बने रहिए, और रजिस्ट्रेशन भी पढ़ते रहिए। कुछ डाउट हो कमेंट्स करिए, टेलीग्राम पे बताइए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।